बच्चों नमस्कार। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर सूचकांक। और सूचकांक करने से पहले एक बात और कर लें कि जैसे कल के वीडियो के रिस्पांस में देख रहा हूँ तो लग रहा है कि बहुत कम बच्चे देख रहे हैं। इस मामले में गंभीर नहीं है बेटा। 28 से एग्ज़ाम शुरू हो रही हैं आपकी। कब से हो रही हैं? 28 से एग्ज़ाम शुरू हो रही हैं। तो 28 से एग्ज़ाम हैं तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा सा आप इस चीज़ को गंभीरता से लें और देखें। ये सूचकांक जो है वो सूचकांक को पढ़ने से पहले कुछ कॉमन बातें हम देखेंगे। आपको दिखाई तो दे रहा होगा शायद, थोड़ा सा और जूम करूँ इसको। सूचकांक के बारे में पढ़ने से पहले एक उदाहरण के तौर पे इसने देखा है कि रवि जो है वो काफ़ी समय बाद में जो है बाज़ार जाता है। लगभग साल भर बाज़ार जा रहा है वो। और बाज़ार जाने के बाद में पता लगता है कि कुछ वस्तुओं की कीमतें जो हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो काफ़ी सस्ती हो गई हैं। तो क्या कोई ऐसा मानक है, कोई ऐसा माप है जो एक अंक में या एक संख्या के रूप में इनको बता सकता है कि भाई क्या चेंज हुआ है? दूसरा एक उदाहरण जो है वो बताया कि एक औद्योगिक श्रमिक जो है वो एक लेबर है। 1982 में वो 1000 रुपये वेतन प्राप्त कर रहा था और आज उसकी आय जो है वो 12,000 रुपया हो गई। यानी उसकी आय कितनी हो गई? 12,000 हो गई। कितना? 12 गुना। 1000 थी और अब जो है 12,000 हो गई है उसकी आय। तो क्या इस अवधि में उसके जीवन स्तर में 12 गुना सुधार आया है, या फिर उसका वेतन जो है वो 12,000 के बजाय कितना होना चाहिए था कि उसका जीवन स्तर, लाइफस्टाइल जो है वो पहले जैसा हो जाए? ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक आध एग्जाम्पल्स इसको और देखें हम। एक आध उदाहरण और दे रखा है कि जैसे आपकी किताब का उदाहरण है कि आपने समाचार पत्रों में सेंसेक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। और सेंसेक्स जो है कहा कि आपके, ये पुराना उदाहरण आपका दिया हुआ है कि पुराने उदाहरण में आपको दिया हुआ है जैसे सेंसेक्स जो है 8,000 का अंक पार कर गया तो खुशी होती है। 600 अंक से नीचे गिर गया तो निवेशकों की संपत्ति जो है 1,53,690 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। आपने निफ्टी के बारे में सुना होगा कि जैसे आज की बात करें हम, निफ्टी 50 आज का जो आंकड़ा है वो 17,392 पॉइंट समथिंग कुछ है निफ्टी। और सेंसेक्स की बात करें तो आज का जो अंक है सेंसेक्स का वो है 57,911। ये क्या है निफ्टी और सेंसेक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी पढ़ने के बाद में आपको जो है वो सूचकांक के बारे में बात समझ में आ जाएगी। एक एग्जाम्पल और बता रहा है कि सरकार कहती है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति की दर में जो है वो काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। तो ये मुद्रास्फीति का माप कैसे करते हैं, इस चीज़ के बारे में भी आपको सूचकांक के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा। अब बात आती है कि सूचकांक क्या है। सूचकांक जो है वो संबंधित चर जितने भी हैं, पिछले चैप्टर में आपने पढ़े जो आंकड़े हैं, चर जो हैं उनके परिमाण की सहायता से हमने पिछले चैप्टर में माध्य ज्ञात किया था, माध्यिका ज्ञात की थी और बहुलक ज्ञात किया था। यहाँ पे अगर उनमें परिवर्तन हो रहा है तो उनको परिवर्तनों को कैसे मापेंगे? पूरे चरों का जो समूह है उसके परिमाण में, परिमाण मतलब उसकी क्वांटिटी मान लीजिए, उसकी मात्रा में परिवर्तन जो हो रहा है उसको मापने का सांख्यिकीय साधन है ये सूचकांक। और ये क्या करता है कि अपसारित का मतलब फैलने वाला जो है, एक तरह से अलग अलग जो दिशा में जा रहे हैं अनुपात, उनको जनरलाइज करता है, सामान्य प्रवृत्ति का जो है प्रतिनिधित्व करता है। बस नेचर उनकी एक जैसी होनी चाहिए कि अलग से हम स्कूल का अलग देखेंगे, अस्पताल का अलग देखेंगे, व्यक्तियों का जो है वो अलग देखेंगे। इनमें कुछ सूचकांक जो है वो कीमत सूचकांक वगैरह या उत्पादन की मात्रा से रिलेटेड जो सूचकांक हैं उनके बारे में देखेंगे। एक आध उदाहरण के तौर पे देखा कि जैसे सूचकांक का जो बेसिक वैल्यू होती है वो 100 के रूप में हम मान के चलते हैं। कितने के रूप में मान के चलते हैं? मान लीजिए कि सूचकांक की कीमत बेसिक मान जो है वो 100 है। दो प्रकार की अवधि इसमें ली जाती हैं, एक तो आधार अवधि और एक वर्तमान की बात करें, मान लीजिए आज की बात करें तो वो हो गई आपकी वर्तमान अवधि। आधार अवधि में मान लीजिए हमने 100 मान लिया
और जैसे एग्जांपल आपको बता रहा हूँ 1990 के स्तर की तुलना में 2005 में कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ, तो उसको जो है वो सूचकांक के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए आधार अवधि हमने 100 मानी है और आज के दिन जो है वो किसी वस्तु की जो कीमत है वो 300 हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे कीमतों में जो है ना 3 गुना वृद्धि होगी, 3 गुना कीमतें पहले की बजाय हो गई है। तो इसके माध्यम से हम सूचकांक जो है वो देखेंगे। सूचकांक की रचना कैसे करते हैं, इसके लिए एक उदाहरण हम जो है ना वो देखेंगे। उदाहरण के माध्यम से सूचकांक की रचना का हम देखेंगे। ये टेबल को देखिए बेटा, एक ये जो आपकी टेबल बनी हुई है, इस टेबल में एक चीज देखिए आप कि यहाँ पे 4 वस्तुएं दी हैं। एक वस्तु A है, एक वस्तु B है, एक वस्तु C है और एक वस्तु D है। ये 4 वस्तुएं जो हैं ली हैं A, B, C, D। 2 प्रकार की अवधि आपको जैसे मैंने बताया था कि आधार अवधि और वर्तमान अवधि। मान लीजिए आधार अवधि कोई भी हो सकती है। आधार अवधि यहाँ पे मान लीजिए उस जब भी जिसको आधार लेके हमने माना था वहाँ पे A वस्तु की कीमत 2 रुपये, B वस्तु की कीमत 5 रुपये, C वस्तु की कीमत 4 रुपये और D वस्तु की कीमत 2 रुपये। ये आधार अवधि है। और वर्तमान अवधि की बात करें यानी आज के दिन जो है इस A वस्तु की कीमत बढ़ के 2 से कितनी होगी बेटा, 4 हो गई। और B की जो कीमत है वो 5 से बढ़ के कितनी हो गई, 6 हो गई। और C की कीमत 4 से बढ़ के हो गई 5। और D वस्तु जो है उसकी कीमत होगी बेटा 2 से बढ़ के 3 हो गई है। यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रतिशत परिवर्तन जो है वो कितना हुआ। यहाँ पे एक चीज देखिए आप, 2 से बढ़ के कितनी हुई, 4 हो गई। इसका मतलब वृद्धि कितनी हुई इसमें, पहले 2 थी और अब कितनी हो गई, 4 होगी। वृद्धि कितने की हुई, 2 की। यानी बेस प्राइस जो है वो 2 है और इस पर वृद्धि कितने की होगी, 2 की होगी। इसका मतलब इसमें जो चेंज हुआ है वो 100% हुआ। कितना हुआ, 100% चेंज हुआ है। ये 5 से बढ़ के कितनी होगी, 6 हो गई। यानी कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। और 1 की वृद्धि हुई है 5 पे 1 यानी 20%। ये 4 से बढ़ के कितनी हो गई बेटा, 5 हो गई है। और इसमें जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, 1 की हुई है। कितने पर, बेस प्राइस जो है वो 4 है और 4 में ग्रोथ हो गई 1 की, तो ये हो गया आपका 25%। और इसी तरह से 2 से बढ़ के 3 हो गया, यानी इसमें भी 1 की वृद्धि हुई है। 2 पे 1 मतलब 50% की वृद्धि हो गई। ये जो है कीमतों में वृद्धि हो गई। अब बात करते हैं कि सूचकांकों को रचना कैसे करें। इनकी रचना करने की 2 विधियां हैं। एक तो माध्य परिकलन विधि जो है वो है, और एक जो है वो आपकी समूहित विधि है। ये जो वाली विधि है ये है आपकी समूहित विधि। इसको देखेंगे, इसका फॉर्मूला जो है वो आपके सामने ये लिखा हुआ है। आप अपनी कॉपी में जो है इस फॉर्मूला को लिख लेंगे और खुद साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये फॉर्मूला है P01, यानी ये कीमत सूचकांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, कीमत सूचकांक। डेल्टा P1 और बटा डेल्टा P0 गुणा 100। अब एक चीज दिमाग में रखना, P जो है वो कीमत है। क्या है, P है कीमत, और P कीमत है तो ये P1 क्या होगा और P0 क्या होगा। 1 को करंट ईयर से मान के चलिए। हमेशा भी जब भी आप करेंगे, बहुलक वगैरह के सवाल में भी एक जगह F1 आया था, तो वहां पे भी आपने 1 मतलब करंट ईयर से यानी वर्तमान वर्ष से लेके चलेंगे या वर्तमान अवधि से लेके चलेंगे, तो P1 जो है वो आपकी होगी वर्तमान अवधि की कीमत। P1 क्या होगी, वर्तमान अवधि की कीमत। और 0 1 से पहले है, इसलिए वो बेस ईयर की या आधार अवधि की जो कीमत है वो हो गई आपकी P0 और गुणा 100 कर दिया। तो इसके आधार पे जो है हम कीमत सूचकांक कौन सी विधि से, समूहित विधि से करेंगे। और इसने यहाँ पे सॉल्व किया है कि P01 बराबर, देखिए ये कहाँ से आया, कैसे लिखा, ये आप चीज देखिए। इससे पहले आपने एक टेबल देखी थी, देखिएगा इस टेबल को एक बार। ये टेबल थी, ये आपकी आधार अवधि की कीमतें हैं और ये जो है आपकी वर्तमान अवधि की कीमतें हैं। तो आधार अवधि की कीमतों को हमने कहा था किससे लिखा था, P0 से लिखा था। किससे लिखा था बेटा, P0 से। और वर्तमान को P1 से। यानी ये जो है वो है क्या है, P0। ये
P0 है दूसरी वस्तु के लिए, ये P0 है और ये P0 है, और ये वाली जो कीमतें हैं ये P1 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 इस तरह से कीमतें हैं। तो ये वाले मान जो है वो इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने रख दिए, क्योंकि डेल्टा P1 बटा डेल्टा P0, तो P1 जितनी भी है यानी वर्तमान वर्ष की जो भी कीमतें हैं, वर्तमान वर्ष की कीमतें जो हैं वो हमारी आ गई यहाँ पे। देखिए जैसे टेबल आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ वर्तमान की कीमतें हैं 4, 6, 5 और 3, और आधार वर्ष की जो कीमतें हैं 2, 5, 4 और 2, और गुणा कर दिया इसको 100 से। 3 को जोड़ेंगे 6 और 4 10, 5 15 यानी 18, और बटा 2 और 5 7 4 11 और 2 13 और गुणा 100, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मान हमारे पास आ जाएगा 138.5। यानी समूहित विधि से हमारा कीमत सूचकांक का जो मान आया है वो आया है बेटा 138.5। इस तरह से इन सवालों को जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि अगर आधार कीमतें जो हैं वो 100 हैं तो उसके बाद में यहाँ पे 138.5 आया है, इसका मतलब कीमतों में वृद्धि जो हुई है वो कितने परसेंट की हुई है बेटा, 38.5% की है, क्योंकि पहले 100 और उसके बाद में 138.5 यानी वृद्धि कितने की होगी 138.5। लेकिन ये जो सूचकांक है इनका उपयोग है वो काफी सीमित होता है, क्योंकि यहाँ पे वस्तुओं के वेटेज का निर्धारण नहीं किया गया है, वस्तुओं के भार का निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिए ये वाला जो सूचकांक है उसको कहते हैं अभारित सूचकांक। और भार का निर्धारण करना जरूरी होता है, क्योंकि अलग अलग जो वस्तुएं होती हैं उनका महत्व अलग अलग होता है। हमारे घर में देखेंगे तो अगर खाने पीने की वस्तुएं हैं उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन अगर हमें एसी खरीदना है तो उसकी कीमतों में फ़र्क से हमारी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसी इतना ज़रूरी चीज़ नहीं है, उतना पैसा हम खर्च नहीं करते हैं हर साल। लेकिन हमारे वे में जो है वो खाद्य पदार्थों का अनुपात जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इनको अधिक महत्व दिया जाता है। तो इस महत्व को ध्यान में रखते हुए जो सूचकांक का मान ज्ञात करेंगे वो होगा आपका भारित सूचकांक या भारित कीमत सूचकांक। और भारित कीमत सूचकांक के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आप देखेंगे, ये आ गया P01। 01 इसलिए लिखा जाता है कि 0 मतलब बेस ईयर और 1 मतलब वर्तमान वर्ष। 0 बेस ईयर और 1 जो है वो करंट ईयर, यानी आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष के आधार पे कीमत सूचकांक। तो ये हो गया आपका डेल्टा P1 Q0। Q0 एक तरह से मान लीजिए मात्रा है यहाँ पे P1 Q0, यानी मात्रा भी Q0 है, मतलब कौन से साल की मात्रा है, जो बेस ईयर था, जो आधार ईयर था बेटा उसकी मात्रा है Q0 बटा डेल्टा P0 Q0 गुणा 100। ये आपका जो है वो भारित कीमत सूचकांक के लिए जो है फॉर्मूला आ गया है। इस फॉर्मूले को अप्लाई जब हम करेंगे आगे के सवाल में तो हम इसको और सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए एक उदाहरण इन्होंने दिया है, किताब आपकी किताब में है, आप किताब लेके बैठेंगे तो भी ठीक रहेगा। यानी एक नई सारणी आपको दी है, इस सारणी में आपका मान जो दिया हुआ है देखिएगा, 4 ही वस्तुएं हैं A, B, C और D। आधार कीमत जो है या आधार अवधि की कीमतें जो हैं, A वस्तु की 2 रुपये, इसकी 5, इसकी 4 और इसकी 2। और इस कीमत पर कोई भी उपभोक्ता जो है वो कितनी अवधि कितनी मात्रा जो है वो खरीद रहे हैं, तो वो आधार में Q0 आपका जो है वो 10 क्वांटिटी 10 हो गई, वो किलोग्राम क्विंटल जो भी हो सकती है मात्रा, 10, 12, 20 और 15 ये हो गई। यहाँ पे आपका दिया हुआ है वर्तमान कीमत, यानी P1 जहाँ पे लिखा हुआ है वो वर्तमान कीमत है, Q1 जो है वो वर्तमान इस कीमत पे कितनी मात्रा खरीदेगा। जैसे मान लीजिए कीमत पहले बेस ईयर में 2 रुपये थी और अब उस वस्तु की कीमत बढ़ के कितनी हो गई, 4 हो गई। पहले 2 रुपये के हिसाब से वो 10 क्वांटिटी खरीद रहा था, यानी कितने रुपए खर्च कर रहा था, 20 रुपये खर्च कर रहा था। मान लीजिए अब भी वो 20 रुपये ही खर्च करता है, तो अब उसको 10 के बजाय 5 की मात्रा खरीदनी पड़ेगी, क्वांटिटी उसको 5 करनी पड़ेगी।
इसी तरह से मान लीजिए वो 5 का 6 हो गया, तो यहाँ पे वो 12 मात्रा खरीद रहा था, तो यहाँ पे वो वस्तुओं की संख्या कितनी होगी, उसकी 10 होगी। इसी प्रकार से 5 का आप 80 हुआ, यहाँ पे 15 मान लीजिए, 15 के बजाय 16 कर दीजिए, बेटर रहेगा। दो जब कीमत थी, चौथी वस्तु डी आपकी थी और वहाँ पे उसकी मात्रा जो है वो 15 खरीद रहा था, यानी 30 रुपये खर्च कर रहा था। अब भी मान लीजिए वो 30 रुपये खर्च करना चाहता है, तो उसमें आपको 10 क्वांटिटी मिलेगी, यानी अब भी उसके ऊपर वो 30 रुपये जो है वो खर्च करेगा। और इसके आधार पर भारित समूहित कीमत सूचकांक का मान ज्ञात करेंगे, तो P01 बराबर डेल्टा P1 Q0 बटा डेल्टा P0 Q0 गुणा 100, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बेटा। इसमें इस टेबल पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए P1 Q0, P1 मतलब मैं फिर से बता दूं, P1 जो है वो है वर्तमान अवधि की कीमत, और वर्तमान अवधि की कीमत जो है वो कहाँ है, इसमें लिखे हुए इस टेबल में। P1 जो है पहली वस्तु की कीमत जो है वो 4 है, और गुणा Q0, Q0 ही लेना है आपको बेटा, Q1 नहीं लेना है, Q0 लेंगे, यानी अवधि जो है आधार अवधि जो है उसकी मात्रा 10 है, तो 4 गुणा 10 प्लस 6 गुणा दूसरी वस्तु 12 प्लस 5 गुणा 20 प्लस 3 गुणा 15 बट्टा फॉर्मूला P0 Q0। यहाँ पे P0 लेना है, P0 मतलब आधार अवधि की कीमत P0 और आधार अवधि की मात्रा जो है वो Q0। इनको करेंगे तो 2 गुणा 10, 5 गुणा 12, 4 गुणा 20 और 2 गुणा 15। इनको आपस में गुणा कर लेंगे, जैसे 4 को 10 से गुणा किया तो आपका 40 आ गया, ये फिर आपका आ गया 72 आ गया, प्लस 100 आ गया और प्लस 45 आ गया, और बटा जो है इनको जब सॉल्व करेंगे तो 2 को 10 से किया तो 20 आ गया, और प्लस 12 को 5 से किया 60, प्लस 20 को 4 से किया 80, और यहाँ पे 15 के बजाय हमने 16 ले लिया था, तो 2 गुणा 15 ये वाला जो है, सॉरी इसको तो नहीं चेंज किया हमने, इसको चलो हाँ 30 ले लीजिए आप, और इस सबको जोड़ के इनका भाग दे देंगे और उसको 100 से गुणा कर देंगे, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा, ये छोटी क्लास की बात है कि आप कैसे जोड़ते हैं, क्या करते हैं, और ये सॉल्यूशन आपका आया 135.3, यानी भारित कीमत सूचकांक जो है वो 135.3 आ गया। कहने का मतलब कीमतों में जो वृद्धि हुई है वो 35.3% की वृद्धि हुई है। और इसको अगर वर्तमान अवधि परिमाण आधारित अवधि परिमाणों से भिन्न होते हैं, तो वर्तमान अवधि भार का प्रयोग करने वाला सूचकांक अगर हम करते हैं कि वर्तमान अवधि के आधार पे हम सूचकांक का प्रयोग करते हैं, तो आपका फॉर्मूला जो है वो P1 Q0 जहाँ लिखा हुआ था, अगर वर्तमान अवधि के आधार पे देखेंगे तो उस P1 Q0 की जगह P1 Q1 आ जाएगा और P0 Q1 आ जाएगा। वहाँ पे जो Q1 लिखा हुआ, Q0 लिखा हुआ था, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया बेटा, Q1 है, बाकी सेम जो है। और इसके आधार पे जो वर्तमान अवधि के आधार पे इसका सूचकांक ज्ञात करेंगे तो 132.1 आ गया। कहने का मतलब यहाँ पे जो वृद्धि हो गई वो 32.1% की वृद्धि जो है वो हो गई। अब मूल्य अनुपातों की माध्य विधि जो है वो आज हम बहुत शॉर्ट ही लेंगे। इसको लंबा वीडियो आप लोग भी बोर हो जाते हैं, धीरे धीरे इसका टाइम पीरियड बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही है, ये थोड़ा सा वीडियो है, इसको आप देख लीजिएगा बेटा। थैंक यू।